क्या आपने कभी रामाचंद्रन प्लॉट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की और आपको डिफिकल्टी आई होगी? ज़रूर आई होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी CSIR नेट के लाइफ साइंसेज के एग्जाम में आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इस पूरी वीडियो के लिए समझना होगा व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जिससे दो अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं। अब जो भी ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये किस चीज से, इनका कौन सा ग्रुप होता है जो लिंक करता है दूसरे अमीनो एसिड से? तो वो होता है एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप। जब ये दोनों ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब इसमें वाटर का रिलीज होता है। डिहाइड्रेशन है, वाटर रिलीज होगा। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। मतलब वो जो लोन पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उसकी वजह से एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको दिखेगा। और ये जो होता है ये मेनली रेजोनेंस की वजह से आपको दिखता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसलेशन के दौरान जब भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पेप्टाइड बॉन्ड को अगर आप इस इमेज से समझोगे तो आप यहां देख सकते हो, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, एक ये अमीनो एसिड था, इस अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन है, उसके साथ कोई साइड चेन होगी यानी R ग्रुप होगा, साथ में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब आप यहां देखोगे कि इसका जो अमीनो ग्रुप है वो दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वाया पेप्टाइड बॉन्ड। तो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक और चीज आप नोट करोगे, अमीनो एसिड में क्या होता है कि ये जो अल्फा कार्बन होता है, ये अल्फा कार्बन एक साइड से जुड़ा है N के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और दूसरी साइड से जुड़ा है C के साथ। तो क्या होता है कि ये कुछ टॉर्शन एंगल शो करते हैं। क्या होता है, ये जो बॉन्ड है N एंड C अल्फा और C अल्फा और C के बीच का, ये रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली रोटेशन ये शो करते हैं। इनकी रोटेशन की वजह से ही क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, प्रोटीन की चेन होती है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो एक पर्टिकुलर फोल्ड अटेन कर सकते हैं। ठीक है, जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, उस वो मेनली इन्हीं दो एंगल्स की वजह से होती है। इन्हें टॉर्शन एंगल्स बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल भी बोलते हैं और रामाचंद्रन एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि रामाचंद्रन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में सबसे पहले बताया था। अब आप यहाँ एक चीज नोट करोगे, जो C अल्फा और N के बीच का ये जो बॉन्ड है, यहाँ जो एंगल शो होता है उस एंगल को बोलते हैं फाई एंगल। फाई कैसे याद रखोगे? C अल्फा और N के बीच में फाई है और C अल्फा और C के बीच में साई है। यहाँ तो याद रहेगा इजीली। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दो ही एंगल है, वैसे तीसरा भी होता है जिसे ओमेगा एंगल बोलते हैं। वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, तो वो फोल्डिंग में इतना हेल्पफुल नहीं होता, वो स्टेबल होता है। अब यहाँ जो देखोगे C अल्फा और C के बीच में कौन सी साउंड आ रही है? C। एंड साई में भी कौन सी साउंड आ रही है? C। तो C अल्फा एंड C के बीच में होता है साई एंगल और दूसरा बचा फाई एंगल जो होगा C अल्फा और N के बीच में। अब यहाँ हमने इसे ढंग से लिखा हुआ है, तो फाई बॉन्ड एंगल, जिसे फाई साइन से डिनोट करते हैं, ये होता है N और C अल्फा के बीच का बॉन्ड। और दूसरा जो है उसे हम साई बोलते हैं, C अल्फा एंड C के बीच का बॉन्ड। बहुत इजी है, साई वाला याद कर लो, दूसरा याद रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज होती हैं, फिर समझ नहीं आती हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ बोला है कि जो वैल्यू होती है इन बॉन्ड एंगल्स की, जो भी इन बॉन्ड एंगल्स की, चाहे फाई हो चाहे साई हो, दोनों की जो भी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा रेंज करती हैं बिटवीन -180 डिग्री एंड +180 डिग्री। इन दोनों के बीच की ही इन बॉन्ड्स के एंगल की वैल्यू होती है। बट स्टेरिक इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, ये वैल्यूज इतनी ये बोल सकते हैं एक्सट्रीमिटीज तक नहीं पहुंचती हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही अटेन कर पाती हैं स्टेरिक इंटरफेरेंस की वजह से या स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से।
अब यहाँ आप पढ़ोगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, तो सबसे पहले रामाचंद्रन कौन थे ये समझ लेते हैं। तो इंडियन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने डिटरमाइन करी फाई और साई की जो परमिटेड वैल्यूज हैं यूजिंग अ ग्राफ, जिस ग्राफ को हम रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन ग्राफ के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का 2 डायमेंशनल मैप है। किस किस के बीच में? ये दोनों बॉन्ड एंगल्स जो हमने पढ़े अभी, फाई और साई, दोनों के बीच का प्लेन जो होगा उनके बारे में हम ग्राफ बनाएंगे और उसी ग्राफ को रामाचंद्रन प्लॉट हम बोलेंगे। ऐसा दिखता है रामाचंद्रन प्लॉट। अब रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। किस चीज के लिए? इससे पता चलता है कि जो प्रोटीन है उसका 3D स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है। 3D स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हेलिसेस हैं, कितने बीटा शीट्स हैं, कितनी बीटा टर्न्स हैं, वो हमें इस ग्राफ से पता चलता है। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, टेक्निकल टर्म्स जो मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आती हैं। वो क्या क्या होती हैं? तो वो होती है डिसअलाउड रीजन क्या होता है, अलाउड रीजन क्या होता है, कोर रीजन क्या होता है, ऐसी टर्म्स यूज करते हैं। बीटा हेलिक्स कहाँ बनता है, बीटा शीट कहाँ बनती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे ऐसा कुछ ये ग्राफ दिखता है। एक जगह साई की वैल्यूज हैं, दूसरी जगह फाई की वैल्यूज हैं। -180 टू +180 इनकी वैल्यूज रेंज करती हैं। अब यहाँ आप देखोगे इस रीजन में, जिस रीजन में जो ये साई की वैल्यूज हैं वो +180 के आसपास है और फाई की वैल्यू -180 के आसपास है, इस रीजन में बनता है बीटा शीट। बीटा शीट, बीटा टर्न सब इधर ही बनता है और अल्फा हेलिस इन दोनों रीजन्स में बनता है। लेफ्ट हैंडेड होगा तो इस रीजन में बनेगा, राइट हैंडेड होगा तो इस रीजन में बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज बॉन्ड एंगल्स। अब ये जो व्हाइट वाला रीजन आप देख रहे हो, जो खाली स्पेस है, ये सारा डिसअलाउड रीजन है। सीधा पता चल जाएगा डिसअलाउड किस लिए, क्योंकि वहां वैसी पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन प्रोटीन की नहीं बन रही है। डिसअलाउ हो रखी है किस वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से या स्टेरिक इंटरफेरेंस की वजह से। और जो ये वाला रीजन है जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, बीटा शीट ग्रे वाले के अराउंड ब्लू वाला रीजन, ये वाला रीजन और यहाँ ये ऑरेंज वाला रीजन, ये सब रीजन जो है इन्हें बोलते हैं, ये पूरा मिला के बोल सकते हो आप, ग्रे प्लस ब्लू होल रीजन इज अलाउड रीजन। अलाउ कर रहा है, स्टेरिक इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ बीटा शीट कॉन्फर्मेशन बन रही है। इस अलाउड रीजन में भी वो वाला पार्ट जहां पे बीटा शीट एक्चुअली बन रही है या राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बन रहा है, ये वाला रीजन, इन रीजन्स को बोलते हैं कोर रीजन, मेन रीजन जहां पे वो पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन प्रोटीन अटेन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये रामाचंद्रन प्लॉट दिखती है। इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो पहले आ चुके हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्रोटीन कॉन्फर्मेशन इज नॉट ट्रू, कौन सी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है मतलब। तो यहां आप देखोगे 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला डाइहेड्रल एंगल। अब डाइहेड्रल एंगल होते कौन से, अभी पढ़ा, टॉर्शन एंगल्स या रामाचंद्रन एंगल, जो हमने साई फाई ओमेगा पढ़े हैं, वो सब डाइहेड्रल एंगल्स होते हैं। डाइहेड्रल एंगल ऑफ साइड चेन इन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की साइड चेन के ये एंगल नहीं होते हैं। किसके होते हैं? मेन बैकबोन के। साइड चेन कौन सी थी? आर थी, ठीक है। आर तो अलग था, पीछे कुछ इमेजेस देख लेते हैं तब आपको समझ आएगा। अब यहां देखो आप, आर तो यहां है ना, तो आर की तो बात ही नहीं कर रहे, साइड चेन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो उसके मेन बैकबोन की बात कर रहे हैं, वहां पे ये एंगल होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। साइड चेन तक पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल्स ऑफ साइड चेन इन अमीनो एसिड्स आर डिपिक्टेड इन द रामाचंद्रन प्लॉट, गलत। और हमें क्या बताना है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है, आंसर यही होगा। और स्टेटमेंट्स भी समझ लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको क्या बोला है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू डिड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेप्टाइड्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इंफ्रारेड रेज का यूज करती है, जिससे जो भी पेप्टाइड है, प्रोटीन की चेन है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ है उसका पता चलता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
थर्ड स्टेटमेंट में बोला है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन composed of around 100 amino acids can be obtained by nuclear magnetic resonance spectroscopy. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से बोलते हैं. NMR से हमें इजीली पता चल जाता है 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का. तो ये वाली भी करेक्ट है. ये जो भी टेक्निक्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इन टेक्निक्स को हम डिटेल में अगले आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उसमें हम ये टेक्निक्स भी पढ़ेंगे. तो वहां आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी. अभी क्योंकि हम सिर्फ रामाचंद्रन प्लॉट का डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए. नेक्स्ट आप देखोगे फोर्थ वाली स्टेटमेंट, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैव अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट. अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन वो वाली कॉन्फर्मेशन होती है सबसे हायर वाली कॉन्फर्मेशन प्रोटीन्स की. ये बोल सकते हो आप टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनते हैं. तो उसमें अल्फा हेलिसेस भी होती हैं, बीटा शीट्स भी होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है. आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हियर वुड बी फर्स्ट. होपफुली आपको ये समझ आ गया हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. अब ऐसा क्वेश्चन देख के लगेगा आपको कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, भाई इसे कैसे करेंगे. तो इसमें सबसे इजी है. आप सबसे पहले कि उन ऑप्शंस को देखो जो करेक्ट नहीं लग रहे हैं आपको. ठीक है, उनसे आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में जो भी करेक्ट स्टेटमेंट्स की आपको कॉम्बिनेशन दे रखी है, उनसे आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हो कि कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ सकता. तो क्वेश्चन देखते हैं. 4 स्टेटमेंट्स हैं किसकी, पेप्टाइड या प्रोटीन कॉन्फर्मेशन की. सबसे पहली स्टेटमेंट आपको बोलिए, ग्लाइसिन हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉन्फर्मेशनली अलाउड स्पेस. अलाउड स्पेस ग्लाइसिन का सबसे ज्यादा होता है इन रामाचंद्रन प्लॉट, जो भी हम फाई और साई के बीच में बनाते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, उसका एरिया ऑफ कॉन्फर्मेशन अलाउड वाला स्पेस सबसे ज्यादा होता है, और प्रोलीन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है उसका सबसे कम होता है. तो ये चीज नोट कर लेना, इनसे आपको एडिशनल नॉलेज मिल रही है. ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को भी नोट करते जाना साथ साथ में. तो ए स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट. अब ए बिल्कुल करेक्ट है. अब कौन कौन से ऑप्शन में ए है, वही वाले करेक्ट होंगे. तो बी ये वाला सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये नेट के एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. आपको सबसे पहले यही देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, कौन से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. उनके बेसिस पे आप इजीली कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. तो 50-50 हो गया. अब आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बची हैं, सिर्फ एक फर्स्ट वाला ऑप्शन बचा है और एक थर्ड वाला बचा है. इनमें से ही आपको डिस्कस करना है कि कौन सा वाला आंसर होना चाहिए. अब ए तो हमने बता दिया कि ए करेक्ट है. अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें कौन कौन सी देखनी है, ऑप्शन में जो दे रखी है बी एंड डी. सिर्फ बी और डी देखो, सी इनकरेक्ट ही होगी. ठीक है, तो बी और डी अगर देखें तो बी आप देखोगे तो यहाँ आपको बोला है कि एक 20 रेसिड्यू का पेप्टाइड है. 20 अमीनो एसिड्स थे, उसका एक पेप्टाइड है, उनके लिंकिंग से एक पेप्टाइड बना है. दैट इज एसिटाइलेटेड एट द एंड टर्मिनस. ठीक है, एसिटाइलेटेड है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है उसके एंड टर्मिनस पे, और सी टर्मिनस पे जुड़ा है अमीनो ग्रुप. ठीक है, ये अमाइडेटेड लिखा है, तो अमीनो ग्रुप उस पे जुड़ा है, अमाइड ग्रुप जुड़ा है, ये बोल सकते हो आप. और आपको एंगल्स दे रखे हैं. फाई वाला एंगल क्या दे रखा है, -60 डिग्री, और साई वाला एंगल दे रखा है -30 डिग्री. ठीक है, सबके लिए इतना ही था. अब ग्राफ इमेजिन करो. ग्राफ में क्या बताया था, ये वाला जो रीजन था, सबसे लोअर मोस्ट जो रीजन था लेफ्ट साइड पे, वो रीजन था जहां पे नेगेटिव वैल्यूज दोनों की होती हैं, साई की भी और फाई की भी. ठीक है, नहीं इमेजिन हो रहा है, मैं आपको ये एक इमेज ही दिखा देती हूँ. तो इस इमेज में देखो, ये वाला रीजन है जिस रीजन में नेगेटिव वैल्यूज है फाई की भी और साई की भी. तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ बीटा कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. बीटा शीट तो यहाँ है जहां ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. ठीक है, तो बीटा टर्न भी यही होगी. और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाई की वैल्यू -60 है और साई की -30 है, यानी ये लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे ये ग्राफ बनेगा.
ठीक है, ये पेप्टाइड वहां आएगा। और बोला है कि उसकी कॉन्फर्मेशन हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड बने। टर्न कौन सी? बीटा टर्न। ठीक है, और कोई टर्न नहीं बोल रहे हैं, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो बीटा टर्न की ही बात कर रहे हैं। तो बीटा टर्न जो है या बीटा शीट, बीटा का कुछ भी कॉन्फर्मेशन है वो नेगेटिव वैल्यूज में नहीं आता, दोनों में नहीं आता, तो बी स्टेटमेंट गलत है। अब ए बी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन भी हट गया, फर्स्ट भी हट गया और सेकंड और फोर्थ तो पहले ही हट गया था, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? थर्ड वाला। अब थर्ड करेक्ट के लिए डी वाली स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक पेप्टाइड है जिसके अंदर एसिटाइल A1, A2, A3, A4 और फिर यहाँ आपको ग्रुप दे रखा है। अब ये ए क्या है? ए मेनली अमीनो एसिड के लिए, तो फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ लिखा भी है। अडॉप्ट्स अ वेल डिफाइंड बीटा टर्न, बीटा टर्न अडॉप्ट कर लेता है, एंड द डायहेड्रल एंगल्स ऑफ A2 एंड A3 डिटरमाइन द टाइप ऑफ बीटा टर्न। ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग के अमीनो एसिड्स जो होते हैं उन्हीं के टॉर्शन एंगल्स जो होते हैं वही कॉन्फर्मेशन को मेनली बताते हैं कि कौन सी वाली कॉन्फर्मेशन होगी। तो आपको इन्हीं से, स्टार्टिंग वाले अमीनो एसिड से ही कॉन्फर्मेशन का इजीली पता चल जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ सी वाली भी देख लेते हैं एक बार। सी इनकरेक्ट है, लेकिन क्या बोला हुआ है इसमें? बोला है द अलाउड वैल्यूज ऑफ फाई एंड साई फॉर अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन आर नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट पेप्टाइड। गलत। छोटी हो पेप्टाइड या बड़ी हो, उसके स्टार्टिंग के अमीनो एसिड से डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कौन सा अलाउड वैल्यू है इन सब कॉन्फर्मेशंस की। तो यहाँ आंसर कौन सा हुआ? ए एंड डी। ए एंड डी ऑप्शन स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, ये ICMR के एग्जाम में आ चुका है ये। तो यहाँ आपको बोला है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट वैल्यूज ऑफ साई एंड फाई आर प्लॉटेड। ठीक है, प्लॉट कर दी, रामाचंद्रन प्लॉट बना दिया। वैल्यू ऑफ फाई रोटेशन इज द एंगल अराउंड। अब फाई कौन सा होता है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था याद करने का तरीका। साई वाला कौन सा होता है? जिसमें दोनों सी होते हैं, सी अल्फा एंड सी। तो साई वाला था सी अल्फा एंड सी, तो फाई वाला कौन सा होगा? एन और सी अल्फा। तो आंसर क्या हुआ? यहाँ फर्स्ट हुआ। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें बोला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स इन द रामाचंद्रन प्लॉट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोलिए पेप्टाइड्स दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल हैव ऑल द बैकबोन डायहेड्रल एंगल्स इन डिसअलाउड रीजन। जिसकी अनस्ट्रक्चर्ड पेप्टाइड है उसके अंदर जो भी डिसअलाउड रीजन होगा उसी के अंदर सारा वो फॉल करेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपको बोलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर द पेप्टाइड अडॉप्ट्स एंटायरली हेलिक्स या एंटायरली बीटा कॉन्फर्मेशन। नहीं बता सकते। ठीक है, ये बोला हुआ है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है द अकरेंस ऑफ बीटा टर्न कॉन्फर्मेशन इन अ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड। ये तो पता है हमें, बीटा शीट हो, बीटा टर्न हो, अल्फा हेलिक्स हो, कोई भी कॉन्फर्मेशन हो पेप्टाइड में, उसे हम इजीली रामाचंद्रन प्लॉट से निकाल सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। और फोर्थ आपको बोला है सीक्वेंस ऑफ अ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड। हमें ये तो पता चल जाएगा कि अमीनो एसिड कौन सी कॉन्फर्मेशन शो कर रहा है, बट सीक्वेंस क्या है पेप्टाइड का ये हम नहीं बता सकते रामाचंद्रन प्लॉट से। तो यहाँ आंसर क्या होगा? थर्ड। इसी से रिलेटेड फर्स्ट भी देख लो। फर्स्ट इनकरेक्ट कैसे है कि अनस्ट्रक्चर्ड अगर पेप्टाइड हैं तो उनके पास हमेशा डिसअलाउड रीजन में डायहेड्रल एंगल होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। पेप्टाइड में जो भी कॉन्फर्मेशन आएगी वो आपको इजीली अलाउड रीजन में दिख जाएगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड किस लिए इनकरेक्ट है? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर अ पेप्टाइड अडॉप्ट्स एंटायरली हेलिक्स या एंटायरली बीटा कॉन्फर्मेशन। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? रामाचंद्रन प्लॉट में हम इजीली ये बता सकते हैं कि बिल्कुल अल्फा हेलिक्स ही है सिर्फ उस पेप्टाइड के अंदर, या सिर्फ बीटा शीट ही है। उसकी कॉन्फर्मेशन देख के कौन सा वाला अलाउड रीजन किस रीजन में आया है प्लॉट के, उससे हम बता सकते हैं। तो सेकंड तो इनकरेक्ट हो ही गया और फोर्थ हमने डिस्कस कर लिया। तो आंसर यहाँ हुआ
थर्ड। तो इसी के साथ हमारे जो भी रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स उनके अंदर होते हैं। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय।